हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख किसान आंदोलनों को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। माइंड मैप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीजें समझ आ जाती है और उनको याद करना भी काफी आसान हो जाता है। दोस्तों, किसान आंदोलनों को मैंने डिटेल से कवर किया है, तो अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपका नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसान आंदोलनों में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नील विद्रोह को या फिर नील आंदोलन को। यह हुआ था 1860 में। कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, मुख्य रूप से पावना, नादिया और ढाका वाले क्षेत्र में। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और रफीक मंडल ने। अब हम बात करते हैं कि इस नील विद्रोह का कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था दोस्तों, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे और मनमानी शर्तें उन पर लागू कर रहे थे। इसी वजह से किसान असंतुष्ट हुए और इन्होंने विद्रोह किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो नील आंदोलन हुआ, इसका समर्थन किन लोगों द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसका समर्थन किया था बंगाल के बुद्धिजीवी किसानों द्वारा। इन्होंने दोस्तों अखबारों में लेख लिखे, जनसभाएं की और सरकार को ज्ञापन भी दिए और किसानों की समस्या को उजागर किया। इसी दौरान दोस्तों एक समाचार पत्र उस समय चलता था, हिंदू पेट्रियाट, ठीक है, जिसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष अपने इस समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इसी दौरान दीनबंधु मित्र का एक नाटक हमारे सामने आता है, नील दर्पण। नील दर्पण में भी दोस्तों जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी समस्याओं को उजागर किया गया, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू पेट्रियाट ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। अब हम बात करते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। तो दोस्तों, WS सीटन कोर्स की अध्यक्षता में 1860 में सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया था। तो देखिए, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि नील आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे। आशा करता हूं कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि नील विद्रोह कब हुआ, कहां पर हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था जिसने इस विद्रोह का समर्थन किया, और नाटक के बारे में भी हमको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह है दोस्तों, वो है पावना विद्रोह। दोस्तों, ये जो पावना विद्रोह है, ये केवल 3 सालों तक चला था। 1873 में शुरू हुआ और 1876 में ये समाप्त हो गया। कहां पर हुआ? तो ये दोस्तों बंगाल में हुआ था, मुख्य रूप से पावना वाला जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्वकर्ताओं के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें 4 लोगों का नाम प्रमुख रूप से आता है, खुदी मुल्ला, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। चारों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कारण की बात करें कि आखिरकार पावना विद्रोह क्यों हुआ था, तो दोस्तों जो जमींदार थे ना, वो अत्यधिक कर लगा रहे थे किसानों पर, जबकि कानून में ऐसा उल्लेखित नहीं था, ठीक है। जमींदार जो है मनमाने रूप से कर लगा रहे थे किसानों पर, ठीक है, और उन पर अत्याचार कर रहे थे। बात करें कि किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही, तो दोस्तों किसानों ने एक संघ बनाया, यानी एक किसान संगठन बनाया और जमींदारों के खिलाफ मुकदमे किए। और दोस्तों, मुकदमों करने के लिए एक पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक कोष का निर्माण किया, यानी एक फंड का निर्माण किया, ठीक है। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव दिखा था दोस्तों, क्योंकि ये जो आंदोलन था ना, पावना विद्रोह, ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में नहीं था, जमींदारों के विरोध में था, ठीक है। इसी वजह से ये आंदोलन कर रहे थे ना किसान, उन्होंने कहा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, यानी हम जो ब्रिटेन की महारानी है ना, उनके अधीन रहना चाहते हैं, हम जो जमींदार हैं उनके अधीन रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि भैया जो पावना विद्रोह है ना, वो मुख्य रूप से जमींदारों के विरोध में था, सरकार के विरोध में नहीं था। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कब हुआ, कहां पर हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर आपको याद रखना है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो किसानों की प्रतिक्रिया और कारणों को जानना भी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो विद्रोह है वो है दक्कन विद्रोह।
दक्कन विद्रोह जो है ये हुआ था दोस्तों 1874-75 में। ठीक है, कहां पर हुआ? पुणे, सतारा और अहमदनगर वाले क्षेत्र में हुआ था, मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले इलाके में। अब हम बात करते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो नेतृत्व में दो लोगों के नाम सामने आते हैं दोस्तों, वासुदेव और बलवंत फड़के। इन दोनों ने दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया आखिरकार इसका कारण क्या था। तो दोस्तों कारण को जानने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, अमेरिका से दोस्तों ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में कपास जाता था, लेकिन 1860 में क्या हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। तो भैया यहाँ पर गृह युद्ध हो गया तो अमेरिका से ब्रिटेन कपास जाना बंद हो गया। तो ब्रिटेन ने अपनी औद्योगिक क्रांति यहाँ पर चल रही थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भैया औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने सोचा कि भारत में कपास लेना चाहिए, भारत में कपास उत्पादित करना चाहिए। तो दक्कन आ गए। अब दक्कन आए तो यहाँ पर किसानों को बोला कि भैया आप जो है कपास उत्पादित करिए। ठीक है, तो बेचारे किसानों पर दबाव था, उन्होंने कपास का उत्पादन किया। लेकिन आगे चलकर अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका से ब्रिटेन वापस कपास जाने लगा और भारत का जो कपास था ना उसकी डिमांड कम हो गई। तो यही इसका प्रमुख कारण था कि भैया कपास की जो कीमतें हैं ना वो गिर गई। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी ना उन्होंने बड़ी मात्रा में कर को लगाए रखा। तो भैया कर को खत्म इन्होंने नहीं किया और ऋण के कागजों में धोखाधड़ी करने लगे। जो अधिकारी थे, जो जमींदार थे, वो लोग क्या करने लगे कि बड़ी मात्रा में अगर किसी ने कर दे दिया है तो उसके कर को कागजों में लिखा ही नहीं और राजस्व की मांग में 50% की बढ़ोतरी की गई। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों दक्कन विद्रोह के। अब बात करते हैं कि किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो दोस्तों किसानों ने क्या किया, महाजनों और सूदखोरों के घरों पर हमला कर दिया। ठीक है, ऋण के जो कागज थे ना वो छीन लिए और जो जमींदार थे ना उनके प्रतिष्ठानों में आग लगा दी। चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह की जांच करने के लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन किया। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिससे कर्ज न चुकाने पाने पर किसानों की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने पर छूट मिली। यानी अगर कोई किसान कर को नहीं चुका पा रहा है तो उसको सीधे तौर पर जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया था। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो दक्कन विद्रोह है यानी जो दक्कन के दंगे हैं वो कब हुए थे? 1874-75 में। कहां हुए? नेतृत्व किसने किया? ठीक है, और इस अधिनियम को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो आयोग था ना इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह है या फिर आंदोलन है वो है दोस्तों चंपारण आंदोलन। इसको दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी की प्रसिद्ध भूमिका रही थी। दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो अच्छे से याद रखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया था? चंपारण सत्याग्रह। कहां पर हुआ था ये सत्याग्रह या फिर ये आंदोलन? तो ये हुआ था दोस्तों बिहार के चंपारण में। नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन दोस्तों शुरुआत में महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। लेकिन क्या हुआ कि स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी ने दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अब बात करते हैं कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है या फिर चंपारण आंदोलन था इसका आखिरकार कारण क्या था, ये हुआ क्यों था? तो इसका प्रमुख कारण था दोस्तों तीन कटिया प्रथा। इसमें क्या होता था कि जो जमींदार थे ना वो किसानों से जबरन उनकी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करवाते थे। और दोस्तों नील की खेती की जो लागत थी ना वो बहुत ही ज्यादा होती थी और किसानों को बहुत ही कम मात्रा में लाभ होता था, क्योंकि बड़ी मात्रा में टैक्स देना होता था। इस वजह से जो किसान थे ना वो काफी निराश थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने।
ठीक है। इस विद्रोह के पूरे विवाद की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया, सरकारी आयोग का गठन किया, जिसमें सदस्य बनाया महात्मा गांधी जी को। ठीक है। बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो दोस्तों यूरोपीय बागान मालिकों ने अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने हेतु सहमति प्रदान की। यानी जो बागान मालिक थे उन्होंने ये कहा कि भैया हमने जो भी वसूली की है आप लोगों से उसका 25% हिस्सा हम आपको वापस लौटा देंगे। बाद में दोस्तों चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ये जो प्रथा थी ना, 3 कटिया प्रथा, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि चंपारण आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है। कहां पर हुआ, नेतृत्व किसने किया और आखिरकार इसका कारण क्या था? यानी 3 कटिया प्रथा इसका कारण थी। एक बात और आपको याद रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। देखिए यहाँ पर पहला शब्द आ गया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से। आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बता दूं कि मैंने पूरे गांधी युग को इसी तरह से पढ़ाया है माइंड मैप के माध्यम से। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जनजातीय विद्रोह को या फिर जनजातीय आंदोलनों को भी इसी तरह से माइंड मैप के माध्यम से पढ़ा है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह की, जो हुआ था 1918 में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कहां पर हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों गुजरात में। कहां पर? खेड़ा जिले में। ठीक है। नेतृत्व किसने किया? तो 2 लोगों के नाम यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले थे महात्मा गांधी जी। ठीक है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर याद रखना है कि सरदार पटेल जो है वो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान मुख्य भूमिका में थे। कारण की बात करें कि आखिरकार ये क्यों हुआ, तो दोस्तों देखिए 1916 में जो खेड़ा वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर अकाल पड़ गया था। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फसलें बर्बाद हो गई और इसी दौरान यहाँ पर प्लेग भी फैल गया था, जिससे किसान जो है दोस्तों कर देने की हालत में नहीं थे। और कानून ये कहता था कि भैया अगर उपज का 1/4, ठीक है, 1/4 से कम अगर उत्पादन हो रहा है तो लगान को माफ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज थे ना, वो राहत देने से इनकार कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमको कानून से कोई मतलब नहीं है, हमको तो टैक्स चाहिए, लगान चाहिए। इस वजह से किसान असंतुष्ट थे कि भैया अंग्रेज जो है वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया होगा। दोस्तों महात्मा गांधी और सरदार पटेल जो है वो खेड़ा सत्याग्रह या फिर खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी ने किसानों से कहा कि आप लगान मत चुकाइए जब तक कि आपकी मांगों को स्वीकार न कर लिया जाए। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो दोस्तों सरकारी नीतियों में बदलाव आया और सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूल करने का निर्देश दिया जो भुगतान करने में सक्षम हो। सरकार ने ये कहा कि अगर आप लगान देने में सक्षम हैं तो आप लगान दे सकते हैं, बाकी लोगों को लगान देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि भैया खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। कहां पर हुआ? नेतृत्व किसने किया? अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो यहां तक आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो और भी पढ़ना जरूरी है। इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एका आंदोलन की। दोस्तों ये 1921 से 22 के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर जिलों में। ठीक है। यहीं से ये शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि आखिरकार एका आंदोलन का कारण क्या था। तो दोस्तों इसका सबसे प्रमुख कारण था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो जमींदार थे ना, वो 50% से भी अधिक लगान वसूल रहे थे किसानों से। दोस्तों लगान तो वसूल ही रहे थे, साथ ही साथ जो जमींदार थे ना, वो ये कह रहे थे किसानों से कि हमको नजराना भी दो, यानी हम लोग आपके पास में लगान लेने आए तो आप साथ में नजराना भी दीजिए हमको, जिसको क्या नाम दिया? नवीकरणीय शुल्क। तो इससे किसान असंतुष्ट थे। इसके अलावा दोस्तों किसानों को बिना वेतन के कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा था, तो किसानों ने ये जो बेगार लिया जा रहा था इसका भी विरोध किया। दोस्तों एका आंदोलन जो है वो अहिंसक नीतियों में कम विश्वास रखता था। इसी वजह से ये जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग पड़ गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया। महात्मा गांधी जो है दोस्तों वो अहिंसा का समर्थन करते थे और यहाँ पर दोस्तों अहिंसा में कम विश्वास रखते थे। तो ये जो आंदोलन है ना वो राष्ट्रीय आंदोलन
आंदोलन से अलग थलग पड़ गया और 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि भैया ये कब हुआ, कहां हुआ और इसके नेता कौन थे। कारणों को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1928 में। कहां पर हुआ, तो ये गुजरात के बारदोली में हुआ था। नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके कारणों की बात करें, देखिए क्या हुआ था दोस्तों कि 1925 में बारदोली में बाढ़ आ गई थी और अकाल पड़ गया था। इस वजह से जो बारदोली के किसान थे ना दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वो कर देने की हालत में नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसानों की हालत कैसी है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो करों की दर थी ना उसमें 22% की वृद्धि कर दी। देखिए यहाँ पर कितनी बुरी हालत चल रही है, किसानों के पास में खाने को कुछ नहीं है और ब्रिटिश सरकार को कर चाहिए था। उन्होंने करों की दर में 22% की बढ़ोतरी कर दी, तो किसान असंतुष्ट हुए। उन्होंने विद्रोह करने की ठानी और किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया, ठीक है, और उनसे कहा कि आप जो है इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन करिए। उनसे आंदोलन का आग्रह किया। बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो दोस्तों भारी मात्रा में आंदोलन हुआ, विद्रोह किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के बाद में मैक्सवेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और जो 22% की वृद्धि की थी ना करों की दरों में, उसको 6% पर निर्धारित कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी दोस्तों अपनी पत्रिका यंग इंडिया में ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका समर्थन किया था। एक और पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इसी दौरान सरदार की उपाधि दी थी। तो यहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। आपको यहां पर क्या क्या याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, कहां पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कारणों को भी आपको याद रखना है ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आ सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की अगर हम बात करें तो यह जो है कोई आंदोलन नहीं था, यह एक संगठन था, लेकिन किसानों के आंदोलन से संबंधित था। इसी वजह से यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसका गठन हुआ था 1936 में, ठीक है। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ को मिलाकर इसका गठन किया गया था, एक संगठन बनाया गया था। तो यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था और कौन कौन से संगठनों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका पहला सम्मेलन जो है वो लखनऊ में हुआ था अप्रैल 1936 में। बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया था कि आगे से यानी 1936 के बाद से हर साल दोस्तों 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा। यह निर्णय किसने लिया था, अखिल भारतीय किसान सभा ने। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, लगान या फिर राजस्व की जो दरें हैं उनको कम करना, ठीक है, सरकार का विरोध करना और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना। ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि भैया इसका गठन कब किया गया था, कौन कौन से सभाओं को या फिर संगठनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था, इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं तेलंगाना किसान आंदोलन की। दोस्तों ये जो आंदोलन है ना ये शुरू हुआ था 1940 में, यानी जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय ये शुरू हो चुका था और देश की आजादी के बाद तक चला, यानी 1951 तक चला था। कहां पर हुआ था, तो तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना की हैदराबाद जो रियासत थी ना, यहाँ पर तेलंगाना किसान आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा ने। कारण क्या थे, तो इसके प्रमुख कारण थे दोस्तों कि जमींदार जो है वो किसानों का शोषण कर रहे थे।
इसके अलावा दोस्तों जो गुंडे थे ना वो भी किसानों को परेशान कर रहे थे, उनको धमका रहे थे और पुलिस भी दोस्तों गुंडों का साथ दे रही थी। जो हैदराबाद रियासत के गुंडे थे ना उनका सहयोग कर रही थी और जो किसान थे उनको बेवजह जेल में डाल रही थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक नेता थे, किसान नेता कुमारैया, इनको जो है पुलिस ने मार दिया था, पुलिस ने इनकी हत्या कर दी थी। इसी वजह से दोस्तों यहाँ के जो किसान थे ना वो काफी उग्र हो गए। तो भैया कुमारैया की शहादत के बाद में यानी इनकी हत्या के बाद में ये जो आंदोलन है ना वो उग्र हो गया। ठीक है, किसानों ने पुलिस और जमींदारों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और ये जो संघर्ष था वो 1940 से लेकर 51 तक चला। ठीक है, आंदोलन 51 तक चला, कभी तो तीव्र हो जाता था और कभी जो है यह धीमा हो जाता था। हालांकि हैदराबाद पर भारत सरकार की विजय के बाद में ये जो आंदोलन है ना वो समाप्त हो गया था, लेकिन पूरी तरह से दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाए थे। 1951 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आंदोलन है वो कब हुआ था, कहां पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, और ये जो नेता थे किसान नेता कुमारैया, इनका नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए लाभदायक रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।